हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजे एजुकेशन में। आज हम उत्तराखंड पशुधन प्रसार अधिकारी के पार्ट ए के ठीक है टॉप 30 क्वेश्चंस करेंगे। और आपको पता होगा कि पार्ट ए से 30 मार्क्स का ही आना है, तो इसको एक परीक्षा के तौर पे दीजिएगा और लास्ट में कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स बताइएगा। ठीक है, और निगेटिव मार्किंग भी है 1/4 की, तो निगेटिव करके आप अपने स्कोर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं। 30 क्वेश्चन होंगे इसमें। तो पहला प्रश्न है, प्लाज्मा झिल्ली के भीतर प्रोटीनों की पार्श्व गति को सक्षम करने वाली लिपिड की अर्ध तरल प्रकृति को निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल सबसे अच्छी तरह से समझाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स बेस्ट एक्सप्लेन्स द क्वेसी फ्लूइड नेचर्स ऑफ लिपिड्स अनेबलिंग लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स विद इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन? सैंडविच मॉडल, इकाई झिल्ली मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल या फिर मिसेलियर मॉडल? क्या होगा फिर इसका राइट आंसर? आप सभी लोगों ने सोच लिया होगा या मार्क कर लिया होगा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, सिंगर और निकोलसन ने 1972 द्वारा प्रस्तावित फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बताता है कि लिपिड की अर्ध तरल प्रकृति के कारण प्रोटीन फॉस्फोलिपिड द्विसतह में पार्श्व गति कर सकते हैं। द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल प्रपोज बाय सिंगर एंड निकोलसन 1972 describes the cell membrane as a tapestry of transiently moving phospholipids and proteins। तो आप क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। कोशिका विभाजन के किस चरण के दौरान सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का निर्माण और क्रॉसिंग ओवर जीन विनिमय होता है? ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ सेल डिवीजन डज द सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म एंड क्रॉसिंग ओवर अकर? ऑप्शन है आपके पैकेटिन और डिप्लोटिन, जाइगोटिन और पैकेटिन, लेप्टोटिन और जाइगोटिन या फिर डिप्लोटिन और डाइकाइनोसिस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, जाइगोटिन और पैकेटिन। ठीक है, समजात गुणसूत्रों का युग्मन और सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का निर्माण जाइगोटिन में होता है, जबकि वास्तविक जीन विनिमय क्रॉसिंग ओवर पैकेटिन चरण में होता है। ठीक है, द सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डेवलप्स ड्यूरिंग जाइगोटिन वाइल एक्चुअल क्रॉसिंग ओवर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन अकर्स ड्यूरिंग द पैकेटिन स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट इन मियोसिस। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर थर्ड, यूकैरियोटिक सीलिया और फ्लैजिला में एक्सोनिम की संरचनात्मक इकाई सूक्ष्म नलिकाओं की किस व्यवस्था को दर्शाती है? द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एक्सोनिम इन यूकैरियोटिक सीलिया एंड फ्लैजिला shows which arrangement of microtubules? 9+0, 7+2, 9+4 या 9+2? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 9+2। ठीक है, यूकैरियोटिक सीलिया और फ्लैजिला के कोर एक्सोनिम में 9+2 व्यवस्था 9 परिधीय डबलेट और 2 केंद्रीय सिंगलेट सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं। तारक केंद्र सेंट्रियोल में 9+0 व्यवस्था होती है। ठीक है, यूकैरियोटिक सीलिया एंड फ्लैजिला possesses an एक्सोनिम कोर with a 9+2 arrangement, 9 peripheral doublets and 2 central singlets, ठीक है, of microtubules. Centrioles have a 9+0 arrangement। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, पॉलीपेप्टाइड बैकबोन के कार्बोनिल ऑक्सीजन और अमाइड हाइड्रोजन के बीच बनने वाले स्थिर हाइड्रोजन बंधों द्वारा किस प्रोटीन संरचना को अल्फा हेलिक्स या बीटा प्लीटेड सीट के रूप में पहचाना जाता है? विच प्रोटीन स्ट्रक्चर इज कैटेगराइज्ड बाय स्टेबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स formed between the carbonyl oxygen and amide hydrogen of the polypeptide backbone, producing alpha helix or beta pleated sheets? सेकेंडरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर या फिर क्वाटनरी स्ट्रक्चर? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ठीक है, पेप्टाइड श्रृंखला का स्थानीय नियमित रूप से मुड़ना जैसे अल्फा हेलिक्स और बीटा सीट प्रोटीन की द्वितीयक संरचना का निर्माण करते हैं जो हाइड्रोजन बंधों द्वारा स्थिर होते हैं। लोकल फोल्डिंग पैटर्न्स लाइक अल्फा हेलिक्स एंड बीटा सीट्स constitute the secondary structure of protein stabilized primarily by hydrogen bonds। फिर है क्वेश्चन नंबर 5,
केंद्रक के अंदर राइबोसोमल आरएनए संश्लेषण के लिए जिम्मेदार गतिशील गैर झिल्लीबद्ध उप अंगक को क्या कहा जाता है? द डायनेमिक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सब ऑर्गेनेली इनसाइड द न्यूक्लियस रिस्पॉन्सिबल फॉर राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस इज कॉल्ड, क्या कहते हैं फिर उसको? क्रोमेटिन कहते हैं, न्यूक्लियर मैट्रिक्स कहते हैं, केंद्रिका कहते हैं, या फिर काइनेटोकोर कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केंद्रिका। ठीक है, न्यूक्लियोलस। केंद्रिका केंद्रक द्रव्य में पाई जाने वाली एक सघन संरचना है जो सक्रिय राइबोसोमल आरएनए के संश्लेषण और राइबोसोम निर्माण का मुख्य केंद्र होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, आर.एच. विटेकर के 5 जगत वर्गीकरण में मोनेरा जगत से संबंधित जीवों को मुख्य रूप से किस विशेषता द्वारा विशिष्ट रूप से पहचाना जाता है? इन आर.एच. विटेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू किंगडम मोनेरा आर डिस्टिंग्विश्ड बाय हैविंग एक कोशिकीय यूकैरियोटिक संगठन, यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन, काइटिन से बनी कोशिका भित्ति, सेल वॉल मेड ऑफ काइटिन, केवल स्वपोषी पोषण पद्धति, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ओनली, परमाणु झिल्ली रहित प्रोकैरियोटिक कोशिका संगठन, प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन लैकिंग अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन लैकिंग अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मोनेरा जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव जैसे जीवाणु शामिल हैं जिनमें एक स्पष्ट केंद्रक झिल्ली और झिल्लीबद्ध अंगों का पूर्ण अभाव होता है। मोनेरा entirely comprises prokaryotes like bacteria and cyanobacteria which lack a well-defined nucleus and membrane-bound organelles। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 7, क्रूसीफॉर्म क्रॉस आकार दलपुंज क्रूसीफॉर्म कोरोला और चतुर्दीर्घा टेट्राडाइनमस पुंकेश्वर 4 लंबे और 2 छोटे किस पादप कुल के नैदानिक पुष्प लक्षण हैं? क्रूसीफॉर्म क्रॉस शेप्ड कोरोला एंड टेट्राडाइनमस स्टेमन्स 4+2 4 क्या होते हैं? लॉन्ग होते हैं, और 2 क्या होते हैं? शॉर्ट। आर डायग्नोस्टिक फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच प्लांट फैमिली? फैबेसी, ब्रेसिकेसी, सोलेनेसी या फिर पोएसी? किस में होता है फिर? तो ये होता है आपका ब्रेसिकेसी में। ठीक है, ब्रेसिकेसी सरसों की मुख्य विशेषता है कि इसके 4 दल क्रॉस के रूप में व्यवस्थित होते हैं और इसके 6 पुंकेश्वर में 4 लंबे अंदर तथा 2 छोटे बाहर होते हैं। ठीक है, ब्रेसिकेसी मस्टर्ड फैमिली डिस्प्लेस अ क्रूसीफॉर्म कोरोला एंड अ टेट्राडाइनमस अरेंजमेंट ऑफ इट्स 6 स्टेमन्स। फिर है वैक्सिलरी विन्यास, वैक्सिलरी एस्टिवेशन पैपिलोनेशियस कोरोला जिसमें एक बड़ा मानक स्टैंडर्ड 2 पार्श्व पंख विंग्स और 2 संलयित नौतल कील शामिल होते हैं, किसकी विशिष्ट विशेषता है? वैक्सिलरी एस्टिवेशन पैपिलोनेशियस कोरोला कंसिस्टिंग ऑफ अ स्टैंडर्ड 2 विंग्स एंड अ कील इज एन एक्सक्लूसिवली फीचर्स ऑफ मालवेसी, कुकुरबिटेसी, सोलेनेसी या फिर फेबेसी? किसका है फिर बताइए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फेबेसी। ठीक है, फेबेसी मटर या दलहन कुल में विशिष्ट रूप से वैक्सिलरी पुष्पदल विन्यास पाया जाता है जो इसके तितली नुमा फूलों की मुख्य पहचान है। फेबेसी पी फैमिली एग्जिबिट्स वैक्सिलरी एस्टिवेशन विच इज टिपिकल फॉर पैपिलोनेशियस फ्लावर्स। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 9, घास की पत्तियों के बाह्य त्वचा एपिडर्मिस में मौजूद कौन सी विशेष बड़ी और खाली कोशिकाएं जल तनाव शुष्क मौसम के दौरान पत्तियों को अंदर की ओर मोड़ने में मदद करती है ताकि वाष्पोत्सर्जन कम हो सके? विच स्पेशलाइज्ड लार्ज एंड एम्प्टी सेल्स प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ ग्रास लीव्स कॉज लीव्स टू रोल अप अंडर वाटर स्ट्रेस टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन? बुलीफॉर्म कोशिकाएं, द्वार कोशिकाएं, सहायक कोशिकाएं या फिर ट्राइकोम्स? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बुलीफॉर्म कोशिकाएं। बुलीफॉर्म कोशिकाएं घासों में बड़ी खाली बाह्य त्वचीय कोशिकाएं होती हैं जो पानी की कमी के दौरान स्फीति दाब टर्गर प्रेशर खो देती है जिससे पत्ती अंदर की ओर मुड़ जाती है। बुलीफॉर्म सेल्स आर लार्ज एम्प्टी एपिडर्मल cells and grasses that lose turgor pressure during water scarcity
causing the leaf to roll inward. क्वेश्चन नंबर 10 है, सुबेरिन के जमाव से बनी कैस्पेरियन पट्टियां जड़ों की किस शारीरिक परत की कोशिकाओं में पाई जाने वाली जल के अपारगम्य बाधाएं हैं? कैस्पेरियन strips made of suberin deposition are selectively impermeable barriers found in which anatomical layer of roots? परिरंभ पेरिसाइकिल, वल्कुट कॉर्टेक्स, अंतःत्वचा एंडोडर्मिस या बाह्य त्वचा एपिडर्मिस? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंतःत्वचा, ठीक है, एंडोडर्मिस। जड़ों की अंतःत्वचा एंडोडर्मिस की दीवारों पर सुबेरिन युक्त कैस्पेरियन पट्टियां होती है जो पानी और खनिजों को संवहनी सिलेंडर में प्रवेश करने के लिए सिम्प्लास्टिक मार्ग से गुजरने पर मजबूर करती है। द एंडोडर्मिस फीचर्स सुबेराइज्ड कैस्पेरियन strips that force water and minerals to pass through the symplastic pathway to enter the vascular cylinder. क्वेश्चन नंबर 11, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया लाइट रिएक्शन के दौरान जल का प्रकाश अपघटन फोटोलिसिस ऑफ वाटर किस फोटो सिस्टम परिसर से निकटता से जुड़ा होता है? ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस फोटोलिसिस ऑफ वाटर अकर्स एसोसिएटेड विथ विच फोटो सिस्टम कॉम्प्लेक्स? फोटोसिस्टम पीएस फर्स्ट, साइटोक्रोम B6F परिसर, एटीपी सिंथेस या फिर फोटोसिस्टम सेकेंड? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फोटोसिस्टम सेकेंड, ठीक है। जल को तोड़ने वाला एंजाइम परिसर ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स भौतिक रूप से थाइलेकॉइड झिल्ली के भीतर सतह पर फोटोसिस्टम सेकेंड से जुड़ा होता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 12, क्रैंज शारीरिकी क्रैंज एनाटॉमी प्रदर्शित करने वाले C4 पौधों में प्राथमिक कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ग्राही अणु कौन सा होता है? व्हाट इज द प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर मॉलिक्यूल इन C4 प्लांट्स? फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, रिबुलोस 1,5 बिसफॉस्फेट, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड या फिर 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड? कौन सा होगा फिर बताइए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, ठीक है। C4 पौधों की मीजोफिल कोशिकाओं में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को सबसे पहले 3 कार्बन वाले अणु फॉस्फोनॉल पाइरुवेट द्वारा ग्रहण किया जाता है जो PEP कार्बोक्सिलेज द्वारा उत्प्रेरित होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कोशिकीय श्वसन में ग्लाइकोलिसिस के दौरान बिना किसी इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला के केवल सबस्ट्रेट स्तरीय फॉस्फोराइलेशन के माध्यम से ग्लूकोज के एक अणु से ATP का शुद्ध लाभ नेट यील्ड क्या होता है? इन सेलुलर रेस्पिरेशन व्हाट इज द नेट यील्ड ऑफ ATP प्रोड्यूस्ड पर मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज वाया सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन ओनली ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस? 4 ATP, 36 ATP, 2 ATP या फिर 38 ATP? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2 ATP, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस के दौरान कुल 4 ATP अणु सीधे बनते हैं और 2 ATP अणु शुरुआती चरणों में खर्चे होते हैं, जिससे शुद्ध नेट लाभ केवल 2 ATP का होता है। क्वेश्चन नंबर 14, माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला ETC के किस कॉम्प्लेक्स में साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3 दोनों पाए जाते हैं जो इलेक्ट्रॉन को अंतिम रूप से ऑक्सीजन अणु में स्थानांतरित करते हैं? विच कॉम्प्लेक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कंटेन्स साइटोक्रोम एंड साइटोक्रोम A3 एंड ट्रांसफर्स इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली टू ऑक्सीजन? कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ या फिर थर्ड? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कॉम्प्लेक्स फोर्थ। कॉम्प्लेक्स फोर्थ को साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज भी कहा जाता है। इसमें तांबा केंद्रों के साथ साइटोक्रोम A और A3 शामिल होते हैं जो ऑक्सीजन के पानी में अपचयन को उत्प्रेरित करते हैं, ठीक है, अपचयन यानी रिडक्शन। क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन सा पादप वृद्धि नियामक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर मुख्य रूप से तने या प्ररोह के शीर्ष पर शीर्ष प्रभाविता एपिकल डोमिनेंस को बनाए रखने और पार्श्व कलियों की वृद्धि को रोकने के लिए जिम्मेदार है? विच प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंड्यूसिंग एपिकल डोमिनेंस एंड इनहिबिटिंग लेटरल बड ग्रोथ? जिब्रेलिन, ऑक्सिन,
साइटोकाइनिन या फिर एब्सिसिक एसिड? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सिन। ठीक है। प्ररोह शीर्ष सूट अपेक्स में उत्पादित ऑक्सिन नीचे की ओर प्रभावित होता है और पार्श्व कलियों की वृद्धि को दबाता है, जिससे तना मुख्य रूप से सीधा लंबा होता है। ऑक्सिन प्रोड्यूस्ड इन द सूट अपेक्स सप्रेसेस द ग्रोथ ऑफ lateral buds. Cytokinin act antagonistically to overcome apical dominance. क्वेश्चन नंबर 16 है, आवृत बीजी पौधों में पाया जाने वाला दोहरा निषेचन डबल फर्टिलाइजेशन एक अत्यंत विशिष्ट लक्षण है। इसमें कौन सी दो प्रक्रियाएं शामिल होती है? डबल फर्टिलाइजेशन इज अ यूनिक फेनोमेनन ऑफ एंजियोस्पर्म। इट इन्वॉल्व्स दो ध्रुवीय केंद्रों का आपस में संलयन, दो अलग अलग शुक्राणुओं द्वारा दो अंडों का निषेचन, युग्मक संलयन सिनगेमी और त्रिसंलयन ट्रिपल फ्यूजन, नर युग्मक का सिनर्जिड और एंटीपोडल कोशिकाओं के साथ पूर्ण संलयन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, युग्मक संलयन सिनगेमी और ट्रिपल फ्यूजन। इसमें एक नर युग्मक अंड कोशिका से मिलकर युग्मनज यानी जायगोट बनाता है, युग्मक संलयन, और दूसरा नर युग्मक दो ध्रुवीय केंद्रों से मिलकर प्राथमिक भ्रूणपोष, ठीक है, केंद्रक बनाता है, त्रिसंलयन कहते हैं उसको हम। वन मेल गैमेट फ्यूजेज विद द एग सिनगेमी टू फॉर्म अ जायगोट एंड द सेकंड मेल गैमेट फ्यूजेज विद द टू पोलर न्यूक्लियाई ट्रिपल फ्यूजन टू फॉर्म द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्वेश्चन नंबर 17, बिना निषेचन फर्टिलाइजेशन के ही बीजों का विकास होना जो लैंगिक जनन जैसी संरचना बनाता है परंतु वास्तव में अलैंगिक जनन होता है, क्या कहलाता है? द डेवलपमेंट ऑफ सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन मिमिकिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बट बाईपासिंग इट इज नोन एज अनिषेक फलन, बहुभ्रूणता, असंजनन या फिर उभय सम्मिश्रण। तो इसे कहते हैं हम असंजनन, एपोमिक्सिस। ऑप्शन नंबर सी। एपोमिक्सिस असंजनन वह प्रक्रिया है जहां पादप बिना निषेचन के ही बीज का निर्माण कर लेते हैं। अनिषेक फलन क्या है? फिर पार्थेनोकार्पी क्या है? बिना बीज के फल का उत्पादन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, नींबू और संतरा के बीजों में अक्सर ऐसी स्थिति देखी जाती है जहां मुख्य युग्मनज भ्रूण के अलावा मात्र बीजांडकाई न्यूक्लियर कोशिकाओं से कई अतिरिक्त भ्रूण विकसित हो जाते हैं। इस स्थिति को क्या कहते हैं? सिट्रस सीड्स frequently displays a condition where multiple embryos develop from maternal nuclear tissues. This phenomenon is called अपस्थानिक बहुभ्रूणता, एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी, अनिषेक जनन, पार्थेनोजेनेसिस, लघु बीजाणुजनन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या एबुबिजेंटुआ एपोस्पोरी। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी। ठीक है। नींबू वंश सिट्रस में बहुभ्रूणता आम है जहां बीजांडकाई न्यूक्लियस न्यूसिलस या अध्यावरण की कायिक कोशिकाएं युग्मनज भ्रूण के साथ साथ अतिरिक्त भ्रूणों में विकसित हो जाती है। ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 19, इंपोर्टेंट प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक उच्च पोषण स्तर सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल पर डीडीटी या पारे जैसे गैर बायोडिग्रेडेबल जहरीले पदार्थों की सांद्रता में निरंतर होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं? विच फेनोमेनन डिस्क्राइब्स द प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स इन अ फूड चेन। क्या कहते हैं फिर उसको बताइए? सुपोषण, यूट्रोफिकेशन, जैव संचय, बायो एक्यूमुलेशन, पोषक तत्व संवर्धन, न्यूट्रिशन एनरिचमेंट या जैव आवर्धन, बायोमैग्निफिकेशन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जैव आवर्धन। जैव आवर्धन बायोमैग्निफिकेशन में डीडीटी या पारे जैसे विषाक्त पदार्थ खाद्य श्रृंखला में ऊपर की ओर बढ़ते हैं जिससे उच्च उपभोक्ता स्तरों पर उनकी सांद्रता लगातार बढ़ती जाती है। एक्सप्लेनेशन, बायोमैग्निफिकेशन इन्वॉल्व्स टॉक्सिकेंट्स लाइक डीडीटी और मर्क्यूरी मूविंग अप द फूड चेन बिकमिंग इंक्रीजिंग कंसंट्रेटेड एट हायर कंज्यूमर लेवल्स। ठीक है। फिर देखते हैं अगले प्रश्न को, क्वेश्चन नंबर 20, मानव गतिविधियों के कारण जलाशयों जैसे झीलों में नाइट्रेट और फॉस्फेट जैसे
पोषक तत्वों के अत्यधिक मिलने से जल निकाय की प्राकृतिक आयु का तेजी से बढ़ना क्या कहलाता है? द एक्सेलरेटेड एजिंग ऑफ वाटर बॉडीज ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक न्यूट्रिशन एनरिचमेंट प्रीडोमिनेंटली नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स इज टर्म्ड अम्लीकरण, एसिडिफिकेशन, सांस्कृतिक या त्वरित सुपोषण, कल्चरल यूट्रोफिकेशन, तापीय प्रदूषण, थर्मल पॉल्यूशन या गाज जमना साइलेशन, सिल्टेशन भी कहते हैं। क्या होगा फिर बताइए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सांस्कृतिक या त्वरित सुपोषण, कल्चरल यूट्रोफिकेशन। ठीक है। मानव जनित कचरे और उर्वरकों नाइट्रेट और फॉस्फोट के पानी में मिलने से जब झीलें बहुत तेजी से पोषक तत्वों से समृद्ध होकर सूखने लगती है तो इसे सांस्कृतिक या त्वरित सुपोषण कहते हैं। यूट्रोफिकेशन इज द इकोसिस्टम रिस्पॉन्स टू द एडिशन ऑफ आर्टिफिशियल और नेचुरल सब्सटेंसेज सच एज नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट कॉजिंग एल्गल ब्लूम्स एंड ऑक्सीजन डिप्लीशन। ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 21। व्यावसायिक रूप से पाले जाने वाले रेशम कीट बॉम्बिक्स मौरी में होने वाले अत्यंत विनाशकारी पेब्रिन रोग का मुख्य कारण कौन सा है? What biological phenomenon causes the production of febrile disease in commercial silkworm Bombyx mori? माइक्रोस्पोरिडियन प्रोटोजोआ, न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस, कवक या फिर फ्लैचेरी बैक्टीरिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माइक्रोस्पोरिडियन प्रोटोजोआ। ठीक है। नोसेमा बॉम्बाइसिस पेब्रिन रेशम के कीड़ों का एक विनाशकारी रोग है जो माइक्रोस्पोरिडियन परजीवी नोसेमा बॉम्बेसिस के संक्रमण के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 22। मधुमक्खी पालन एपीकल्चर में खोजी मक्खियों वर्कर बीज द्वारा 100 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित भोजन या फूलों के स्रोत की दिशा और दूरी बताने के लिए कौन सा विशिष्ट नृत्य किया जाता है? इन एपीकल्चर विच डांस पैटर्न इज परफॉर्म बाय वर्कर हनी बीज टू communicate the location of a food source situated at a distance greater than 100 meters? गोल नृत्य राउंड डांस, वागल नृत्य दोलन नृत्य वैगल डांस, जर्क नृत्य जर्क डांस या फिर सफाई नृत्य क्लीनिंग डांस। तो पढ़ा होगा आप सभी ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वैगल डांस। ठीक है। मधुमक्खियां पास के भोजन स्रोतों 100 मीटर के लिए गोल नृत्य और 100 मीटर से अधिक दूरी लंबी दूरी के लिए सूर्य के सापेक्ष दिशा के साथ वैगल डांस करती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23। जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाला नाइट्रोजनेज एंजाइम परिसर ऑक्सीजन के प्रति अत्यंत संवेदनशील होता है। फलीदार पौधों की मूल ग्रंथियां रूट नोड्यूल्स में इसकी सुरक्षा कौन सा गुलाबी रंग का अणु करता है? द क्रिटिकल एंजाइमेटिक स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कैरिड आउट बाय द नाइट्रोजनेज कॉम्प्लेक्स इज हाईली सेंसिटिव टू ऑक्सीजन विच मॉलिक्यूल प्रोटेक्ट इट इन लेग्यूम रूट नोड्यूल्स? साइटोक्रोम P450, नाइट्रोजन रिडक्टेज, फेरेडॉक्सिन या फिर लैग हीमोग्लोबिन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लैग हीमोग्लोबिन। लैग हीमोग्लोबिन एक ऑक्सीजन अवशोषक ऑक्सीजन स्कैवेंजर के रूप में कार्य करता है जो ऑक्सीजन के प्रति संवेदनशील नाइट्रोजनेज एंजाइम की रक्षा के लिए ग्रंथियों के भीतर मुक्त ऑक्सीजन को हटा देता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी में रहने वाला मुक्त जीवी फ्री लिविंग और अवायवीय अनएरोबिक जीवाणु है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करने की क्षमता रखता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्री लिविंग अनएरोबिक बैक्टीरियम कैपेबल ऑफ फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल? राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, क्लॉस्ट्रीडियम या एनाबिना? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्लॉस्ट्रीडियम। एजेटोबैक्टर एक मुक्त जीवी वायवीय एरोबिक जीवाणु है जबकि क्लॉस्ट्रीडियम एक मुक्त जीवी अवायवीय अनएरोबिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है। राइजोबियम सहजीवी है। ठीक है। क्या है? सिम्बायोटिक है। क्वेश्चन नंबर 25।
मधुमक्खियों के नर सदस्यों ड्रोनों में देखा जाने वाला वह जैविक प्रक्रम क्या कहलाता है जिसमें एक अनिषेचित अंडा अनफर्टिलाइज एग सीधे एक वयस्क जीव में विकसित हो जाता है? What is the correct biological term for the phenomenon where an unfertilized egg directly develops into an adult individual as seen in male honeybees drones? अनिषेक फलन, एरेनोटॉकी, अनिषेक जनन, या फिर बहुभ्रूणता, या फिर पेडोजेनेसिस? क्या कहते हैं फिर? तो इसको कहते हैं एरेनोटॉकी, ठीक है, अनिषेक जनन। एरेनोटॉकी अनिषेक जनन पार्थेनोजेनेसिस का एक विशिष्ट रूप है जहां अनिषेचित अंडे मधुमक्खियों जैसे कीटों में अगुणित हैप्लॉइड नर ड्रोन में विकसित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, आवृत बीजी एंजियोस्पर्म पौधे के एक परिपक्व 7 कोशिका वाले और 8 केंद्रक युक्त भ्रूण कोष एम्ब्रियोसेक की विशाल केंद्रीय कोशिका सेंट्रल सेल में क्या उपस्थित होता है? इन अ मैच्योर 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट एंजियोस्पर्म एम्ब्रियोसेक द सेंट्रल सेल कंटेन एक अगुणित केंद्रक 1 हैप्लॉइड न्यूक्लियस, 3 प्रतिव्यासांत केंद्रक 3 एंटीपोडल न्यूक्लियाई, 2 ध्रुवीय केंद्रक 2 पोलर न्यूक्लियाई, 1 अंड केंद्रक 1 एग न्यूक्लियस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2 पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। भ्रूण कोष के बीच में स्थित सबसे बड़ी केंद्रीय कोशिका में 2 ध्रुवीय केंद्रक होते हैं जो दोहरा निषेचन से पहले संलयित होकर एक द्विगुणी डिप्लॉइड केंद्रक बनाते हैं, ठीक है। फिर है अगला प्रश्न, एकीकृत कीट प्रबंधन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट आईपीएम में कीटों को आकर्षित करने के लिए फेरोमोन ट्रैप लगाए जाते हैं। ये जाल किस प्रकार के रासायनिक संकेतों की नकल करते हैं? Integrated pest management IPM practices often utilize pheromone traps. Which type of chemical signaling do these traps mimic? अंतर प्रजातीय कायरोमोन, रक्षा के लिए छोड़े गए एलोमोन, हार्मोनल विकास मंदक, या अंतः प्रजातीय वाष्पशील लिंग आकर्षक? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंट्रा स्पेसिफिक वॉलेटाइल सेक्स एट्रैक्टेंट्स। फेरोमोन एक ही प्रजाति अंतः प्रजाति के सदस्यों के बीच संवाद के लिए छोड़े जाने वाले रासायनिक पदार्थ है जिनका उपयोग ट्रैप में नर कीटों को आकर्षित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट प्रोटीन घटक यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका कंकाल साइटोस्केलेटन के सूक्ष्म तंतुओं माइक्रोफिलामेंट्स का मुख्य संरचनात्मक आधार बनाता है? Which of the following components form the structural microfilaments of the eukaryotic cytoskeleton? ट्यूबुलिन प्रोटीन, एक्टिन प्रोटीन, मायोसिन प्रोटीन, या फिर केराटिन प्रोटीन? तो इसका राइट आंसर है एक्टिन प्रोटीन, ठीक है। कोशिका कंकाल में सूक्ष्म नलिकाएं ट्यूबुलिन से बनती है। सूक्ष्म तंतु माइक्रोफिलामेंट्स मुख्य रूप से एक्टिन प्रोटीन से बनते हैं और मध्यवर्ती तंतु केराटिन से बनते हैं, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 29, एक विशिष्ट द्विबीजपत्री डाइकॉट तने के संवहनीय बंडल वस्कुलर बंडल की सही शारीरिक व्यवस्था क्या होगी जहां जाइलम और फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर होते हैं और उनके बीच कैम्बियम की पट्टी पाई जाती है? What type of vascular bundle arrangement is found in a typical dicot stem where xylem and phloem are located on the same radius with cambium present between them? संयुक्त संपार्श्विक बंद, संयुक्त संपार्श्विक खुला, अरीय और खुला, या उभय फ्लोएमी बंद? क्या होगा फिर? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त संपार्श्विक खुला, कंजॉइंट कोलेट्रल एंड ओपन। द्विबीजपत्री तने संयुक्त कंजॉइंट संपार्श्विक कोलेट्रल और खुले ओपन संवहनीय बंडल प्रदर्शित करते हैं। खुला होने का अर्थ कैम्बियम की उपस्थिति से है जो द्वितीयक वृद्धि की अनुमति देता है। और अंतिम प्रश्न है, लिपिड का सबसे सरल और सामान्य रूप जिसे ट्राइग्लिसराइड या उदासीन वसा कहा जाता है रासायनिक रूप से किसके एस्ट्रीकरण से बनता है? ये तो हमने पढ़ा था, द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ लिपिड्स कॉल्ड ट्राइग्लिसराइड्स इज फॉर्म थ्रू द एस्ट्रिफिकेशन ऑफ 3 ग्लिसरॉल अणु और 1 फैटी एसिड, 1 स्फिंगोशिन या 2 फैटी एसिड, 3 ग्लूकोज अणु या 1 फैटी एसिड, या 1 ग्लिसरॉल अणु और 3 फैटी एसिड?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल होना चाहिए और उसके साथ 3 फैटी एसिड के। ठीक है, तो वो क्या बनाएंगे, ट्राईग्लिसराइड। ट्राईग्लिसराइड्स उदासीन वसा एक ग्लिसरॉल अणु और 3 फैटी एसिड अणुओं के संयोजन एस्टीकरण से प्राप्त होता है, जिसमें पानी के 3 अणु बाहर निकलते हैं। ट्राईग्लिसराइड्स न्यूट्रल फैट्स आर एस्टर्स डिराइव्ड फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल of glycerol combined with 3 molecules of fatty acids releasing 3 water molecules in the reaction। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 30 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और बीजे एजुकेशन के चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी और टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन से। ठीक है, और अगर आप प्रैक्टिस सेट परचेज करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप में SMS कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।